हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल की एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पॉलिटी के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। आप साथ साथ में अपने आंसर्स मार्क कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। किस शेड्यूल में यूनियन एंड स्टेट्स की पावर के बारे में बताया गया है? फोर्थ शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल। तो जो हमारा सेवन्थ शेड्यूल है वहाँ पर तीन लिस्ट की बात की हुई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है वहाँ पर ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट से अभी आपके 100 सब्जेक्ट्स हैं। जो आपकी स्टेट लिस्ट है वहाँ पर आपके 66 सब्जेक्ट से अभी 61 सब्जेक्ट्स हैं, और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पर 52 सब्जेक्ट्स हैं। आपका जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें आपकी स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था। कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ट्रांसफ़र हुए थे? आपका वेट एंड मेजर हो गया, आपका फॉरेस्ट, आपकी एजुकेशन, आपका वाइल्ड लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट जो है वो आपके स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेवन्थ शेड्यूल। आपके फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में सीट्स के अलोकेशन की बात की हुई है। सिक्स्थ शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला है। और नाइन्थ शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 76, आर्टिकल 57, आर्टिकल 61। तो जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकती है। और कंडीशन ये है कि 1/4 मेंबर्स जो है वो उन्होंने साइन किया हो उस रेसोल्यूशन को, और प्रेसिडेंट को 14 डेज़ का एडवांस नोटिस भी दिया हुआ होना चाहिए। तो दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से सेपरेटली जो है वो ये पास होगा इम्पीचमेंट का रेसोल्यूशन, और फिर आपके प्रेसिडेंट को जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 61 जो है वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा आर्टिकल 79 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। हमारी पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर जो है वो पार्लियामेंट बनाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 76 में आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की हुई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये एक कन्वेंशन है कि जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी रिज़ाइन करती है वैसे ही आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिज़ाइन कर देते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है? जो क्वालिफ़िकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है वही क्वालिफ़िकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो रेम्यूनरेशन है उनको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 57 आपका प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की बात करता है। तो जो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट है वो कितनी भी बार मतलब कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो री इलेक्ट हो सकते हैं। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर 2 टर्म्स के लिए ही री इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रेसिडेंट जो है वो री इलेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 61। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, आर्टिकल 144। जो हमारा आर्टिकल नंबर 143 है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट है वो 2 मैटर्स
पर दो केसेस है इससे रिलेटेड कि या तो ऐसे मैटर्स जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिनाई कर सकता है एडवाइस देने के लिए। और दूसरा केस है कि ऐसे मैटर्स जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज से रिलेटेड हैं, ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही देनी पड़ती है, इट इज़ कंपल्सरी। लेकिन दोनों ही केसेस में जो भी एडवाइस जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे वो किसी भी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। तो आर्टिकल 143 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के लिए उसके बारे में लिखा है। ऐसे ही आपका आर्टिकल नंबर 141 जो भी सुप्रीम कोर्ट लॉज बनाता है वो बाइंडिंग होते हैं ऑल कोर्ट्स के ऊपर, तो ये आर्टिकल 141 में बताया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था आर्टिकल 143 ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। आर्टिकल 229, आर्टिकल 230, आर्टिकल 247, आर्टिकल 249। देखिए अभी अभी हमने बात की कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और सेंटर और स्टेट अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में काम करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पर जो है वो हमारा सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट में या स्टेट सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट कर सकता है। जैसे कि अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो, या नेशनल इमरजेंसी हुई हो, या तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कराना हो, या जब स्टेट्स जो है वो रिक्वेस्ट करे सेंटर को, या ऐसे ही आर्टिकल 249 में जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रेसोल्यूशन पास करे नेशनल इंटरेस्ट में, ऐसी कंडीशन में भी जो है आपका पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 247 में आपका जो आर्टिकल नंबर 247 है उसमें आपके जो पार्लियामेंट है वो एडिशनल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। ऐसे ही जो आर्टिकल 229 है आपका, उसमें हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। और आर्टिकल जो 230 है आपका, इसमें जो है हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जब एक्सटेंड की जाती है यूनियन टेरिटरीज़ में तो उसकी बात बताई हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 249। अगला क्वेश्चन है हमारा, under which article the Parliament of India may constitute administrative tribunals? A 323A, 323V, 324, 325। जो आर्टिकल नंबर 323A है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की हुई है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 223B एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अलावा जो भी ट्रिब्यूनल्स होंगे वो आर्टिकल 223B में बताए हैं। ऐसे ही आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 324। तो आर्टिकल ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत न्यूज़ में भी चला था, क्यों, जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन का या अदर चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस से करेगा, तो एक कमेटी जो है वो बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक कमेटी बताई है। तो उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो बताएंगे इस कमेटी की एडवाइस पर आपके प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करेंगे। तो आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ही आर्टिकल 325 क्या कहता है कि किसी भी सिटीज़न को आप जो है वो इनएलिजिबल नहीं कह सकते इलेक्शंस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर ए, आपका 323A में जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। तो अभी अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में बात की, जो आर्टिकल 61 है वो प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल जो 58 है, आर्टिकल 58 में आपके प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात की हुई है। क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट आपके 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, या लोकसभा के मेंबर्स बनने की क्वालिफिकेशन रखते हों। मेंबर्स नहीं होने चाहिए लोकसभा के, लेकिन क्वालिफिकेशन उनकी लोकसभा के मेंबर बनने लायक होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होने चाहिए। तो जो आर्टिकल 59 है उसमें क्या लिखा है, उसमें प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो कंडीशंस हैं कौन कौन सी, जैसे वो राष्ट्रपति भवन को यूज़ कर सकते हैं बिना रेंट दिए, फिर आपके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, या इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर जो है वो आपके प्रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, या जो एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस जो है वो प्रेसिडेंट की वो कौन डिसाइड करेगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 60 में आपके प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बताया है। कौन दिलाते हैं प्रेसिडेंट को ओथ, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो उस केस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था ये था आर्टिकल नंबर 61, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। जो हमारा आर्टिकल नंबर 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 29 में सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात की हुई है। वो अपने इसमें सिर्फ माइनॉरिटी की ही बात नहीं है, इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई भी अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर या स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है आर्टिकल 29 में। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी की बात नहीं करता स्पेसिफिकली, लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो आपका माइनॉरिटी की बात करता है। दो टाइप की माइनॉरिटीज़ बताई है कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो अगर ऐसा केस हो, जैसे ये माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में ये बताया हुआ है। और ये भी साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि इसका जो एम है वो माइनॉरिटीज़ को इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, ना कि उनको एडवांटेजियस पोजीशन पर रखना। ठीक है जी। तो आर्टिकल नंबर 30 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। जो आर्टिकल 31 है वो आपका प्रॉपर्टी एक्विजिशन की बात करता है। ठीक है जी। तो आपको 29 और 30 में कंफ्यूज नहीं होना है। 30 जो है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ की बात करता है, और 29 जो है वो आपका सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की बात करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज। तो हम पिछले सेशन में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 11th शेड्यूल है हमारा, क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जो 11th शेड्यूल है वो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ऐसे ही आपका जो सेकंड शेड्यूल है वो आपके बेसिकली सैलरीज़ की बात करता है, आपके किस किस की सैलरीज़ की बात हमारा जो है वो सेकंड शेड्यूल जो है वो बात करता है। आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके गवर्नर हो गए, या आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, या आपके स्पीकर हो गए लोकसभा के, चेयरमैन हो गए राज्यसभा के। तो ये जो शेड्यूल है हमारा, इसमें मिनिस्टर्स की सैलरीज़ के बारे में बात नहीं की हुई है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल ये जो आपका पार्ट 8 है, आपका शेड्यूल 8 है, सॉरी शेड्यूल 8, इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस हैं इसके बारे में बताया हुआ है। पिछले सेशन में हमने डिटेल में इसमें जो जो अमेंडमेंट्स आते हैं उनकी बात की हुई है। आपका जो शेड्यूल 10 है ये आपके एंटी डेफिकेशन के बारे में बात करता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो सेकंड शेड्यूल है, फोर्थ
फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा वो राज्यसभा में सीट्स के अलोकेशन की बात करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ शेड्यूल। जो थर्ड शेड्यूल है हमारा वो क्या बताता है, ओथ की बात करता है। किसकी किसकी ओथ की बात करता है? जो आपके मिनिस्टर्स हो गए, आपके कैग हो गए, या आपके हाई मिनिस्टर्स हैं, कैग हो गया, या आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए। तो लेकिन इस थर्ड शेड्यूल में आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में नहीं बताया है। जो प्रेसिडेंट की ओथ है वो तो आर्टिकल नंबर 60 में हम पहले भी देख चुके हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है वो आर्टिकल नंबर 69 में बताई हुई है। तो जो सेकंड शेड्यूल है हमारा, वहाँ पर मिनिस्टर्स की सैलरी नहीं बताई हुई, वहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जो थर्ड शेड्यूल है हमारा, उसमें हमारी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में नहीं बताया हुआ है। तो दोनों ही कंफ्यूजिंग हैं, आपको ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट। ऐसे ही जो हमारा फिफ्थ शेड्यूल है वो आपके ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। और सिक्स्थ शेड्यूल हमारा जो वो इन पर्टिकुलर आपके असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है फिफ्थ और सिक्स्थ में भी, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स इज इंश्राइंड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की बात की, वैसे ही कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट्स लेजिस्लेचर की बात करता है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 174, आर्टिकल 197, आर्टिकल 153। तो जो हमारा 168 है आर्टिकल, वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 168 ऑप्शन ए। ऐसे ही जो आर्टिकल 174 है उसमें क्या बताया हुआ है? 174 में जो स्टेट लेजिस्लेचर में सेशंस होते हैं उनकी बात की हुई है। आर्टिकल 153 में आपके गवर्नर हैं स्टेट्स के, उनके बारे में बताया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो जो हमारा चैप्टर 1 है वहाँ पर हमारे कंट्री के नेम या कंट्री की टेरिटरी की बात की है। चैप्टर 2 में हमारे सिटीजनशिप की बात हुई है। 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, चैप्टर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स? आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। ये जो सारे आर्टिकल्स हैं इनके बारे में हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो आर्टिकल 5 और 6 है आपके, ये तो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, और आर्टिकल 3 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्टिकल 3 में सेंटर जो है वो नई स्टेट भी फॉर्म कर सकता है, और नेम या बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल शेल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या गोवा। तो अभी अभी हमने सिक्स शेड्यूल की बात की कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की हुई है। गोवा की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। जो एक्चुअल कन्फ्यूजन होती है वो मणिपुर के नाम से होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर नहीं है सिक्स्थ शेड्यूल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर केप्ट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पंचायत इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 27, 28, 29, 30। तो हमारा जो 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है। शेड्यूल 11 है, पार्ट 9 है। और कितने सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं? तो 29 सब्जेक्ट्स की बात जो है वो की हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर? आर्टिकल 268, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368। तो जो आर्टिकल 268 है वो तो हमारे सर्विस टैक्स की बात करता है।
आर्टिकल 352 में आपके नेशनल इमरजेंसी की बात की हुई है। आर्टिकल 356 आपका प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368। जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्या है, जो इसके बारे में भी कर लेते हैं बात कि अमेंडमेंट जो है वो किसी भी हाउस, अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है उसका प्रोसीजर किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है। मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी इसको इनिशिएट करा सकते हैं। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है अमेंडमेंट में, और इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाता है दोनों हाउसेस में। अगर स्टेट या फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो उस केस में हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज के अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है। प्रेसिडेंट जो है उनको असेंट देनी ही देनी पड़ती है, वो ना तो विदहोल्ड कर सकते हैं इस बिल को, ना ही वो रिकन्सिडरेशन के लिए ले सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट की जो असेंट है उसको कंपलसरी किया गया है, किस अमेंडमेंट एक्ट से उसको कंपलसरी किया है, तो ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1971 में, उसमें प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में। तो ये जो हमारी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसेस है उसकी बात भी हमने कर ली है। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे आगे भी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।